हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर, आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में बेटे मैं आज आपसे जिस पॉइंट पर बात करने वाला हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। मैं आपसे बातें करने वाला हूँ कि कोई दो हाफ सेल्स अगर आपको गिवन की जाती हैं और उनकी हेल्प से आपसे मैं कहता हूँ कि मुझे किसी तीसरी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के दो, तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो चलिए आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटे, हमारे पास सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के पहले थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत बेसिक पॉइंट समझना पड़ेगा। द बेसिक पॉइंट अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स की वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, हम उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड कर जाती हैं, दे आर टर्म्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का, आइए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर में 20 ग्राम NaOH का सोल्यूशन है, NaOH है, दूसरे में 40 ग्राम NaOH है। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगा तो बताओ कितने ग्राम NaOH बनेगा। द सिंपल आंसर आप बोलोगे 60 ग्राम। याद रखिएगा, मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट डिपेंडिंग होती है उसके साथ एक नॉर्मल बात होती है कि उसका एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अपने प्रॉब्लम में। तो अगर आपको उसका एडिशन करना है या आपको उसका सब्ट्रैक्शन करना है तो किया जा सकता है उसको। जैसे मैंने आपसे कहा कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेरे पास पानी है मान लीजिए, और मेरे पास दूसरा पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। मैंने दोनों को मिला दिया, पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा। आप बोलोगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कहोगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 40 डिग्री का पानी और 20 डिग्री का पानी मिलाओ तो 60 डिग्री बन जाएगा। यानी यहाँ पर आप बोलोगे कि हम तो इनको डायरेक्ट ऐड कर ही नहीं सकते। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, और इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ना तो इनमें एडिशन हो सकता है और ना ही इनमें सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अब बात उठती है कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कैसे लिंक होगा। आइए इसको समझते हैं पहले। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है शुगर का 1 मोल्स पर लीटर, मैंने इसका 2 लीटर लिया हुआ है। दूसरा शुगर का सोल्यूशन एक और है मेरे पास 2 मोल पर लीटर, मैंने इसका भी 2 लीटर लिया हुआ है। मैंने इन दोनों को मिला दिया। मैंने पूछा जो नया सोल्यूशन बनेगा उसका कंसंट्रेशन बताओ। आप कहोगे बहुत आसान है, 1 2 3। क्या सही होगा? तो आप कहोगे नहीं, ये भी गलत है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, वैसे ही कंसंट्रेशन भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं कहता हूं कि एक सोल्यूशन 10% बाय मास है और एक 20% बाय मास है, दोनों को मिला दिया तो क्या होगा, देन आप नहीं बोल सकते कि वो 30% बाय मास हो जाएगा। यानी दो कंसंट्रेट सॉल्यूशंस को अगर मिलाया जाए तो उनका कंसंट्रेशंस का एडिशन हमारे रिजल्टेंट कंसंट्रेशन को नहीं इंडिकेट करता है बेटे। तो फिर बात उठती है कि अगर मैं पूछता हूं कंसंट्रेशन निकालो तो क्या करोगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2, और ये मोलैरिटी बनती है। ये है क्या, आइए समझते हैं इस फॉर्मूला के बारे में भी। मैंने कहा आपको मोलैरिटी गिवन की गई है, आपको वॉल्यूम गिवन किया गया है। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, तो वॉल्यूम 100 ml में 100 ml मिलाओगे तो कितना ml हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा ना। यानी वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, तो आप कहोगे वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं। मतलब मेरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 4 लीटर है। क्लियर? लेकिन कंसंट्रेशन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो आप सिंपल सी बात है, इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहले एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करो। वो कैसे? आपको मोलैरिटी मालूम है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स
अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल्स आ जाएंगे। और मोल्स एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल ऑक्सीजन ही होती है। इसका मतलब आप पहले इसे चेंज करोगे किसमें, एक्सटेंसिव में, तो m1 और v1 का मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वाले के मोल्स आ जाएंगे। ये पहले वाले के मोल्स लिखे हैं मैंने। m2 v2 करोगे तो दूसरे वाले के मोल्स आ जाएंगे। ये दूसरे वाले के मोल्स लिखे हैं मैंने। डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। टोटल मोल्स, टोटल वॉल्यूम, कंसंट्रेशन मिल गया। वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 4, कितना हो गया 3 प्लस 4 अपॉन 4, दैट इज 2 प्लस 4 6 अपॉन 4 एंड दैट इज 1.5 मोल्स पर लीटर। 3 तो नहीं आया ना आंसर। तो एक बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड करना पड़ता है तो पहले उसे एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे क्लियर करता हूं। एक छोटे से प्रॉब्लम से बातें शुरू कर रहा हूं बेटे। आपको क्वेश्चन दिया गया Fe2 पॉजिटिव से Fe का रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन किया गया दैट इज 0.44 वोल्ट। इसके अलावा आपको एक और Fe दिया गया Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल। ये वैल्यू आपको गिवन की गई बेटे 0.77 वोल्ट। और आपसे पूछा मैंने कि मुझे बताओ 3 से 2 मालूम है, 2 से 0 मालूम है, तो 3 से 0 वाली वैल्यू क्या होगी। उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया और मुझसे कहा गया कि इसे सॉल्व करके दीजिए। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या गलतियां हम करते हैं, आइए चलिए इन्हें जानते हैं। सबसे पहले जो 2 बातें आपको गिवन की हैं उन्हें इक्वेशन के फॉर्म में लिख दीजिए। दैट इज द बेस्ट पॉइंट। +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Fe। इसका E0 लिख दो -0.44 वोल्ट। दूसरा वाला इक्वेशन लिखते हैं Fe3 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा Fe2 पॉजिटिव। इसका E0 कितना है +0.77 वोल्ट। निकालना क्या है, अब वो देखो, +3 से 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा Fe, E0 पता लगाना है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों इक्वेशंस को देख के आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, जैसे आप बहुत काम थर्मोडायनेमिक्स में करते हो कि आप जोड़ देते हो 2 इक्वेशंस को, वैसे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दूं तो क्या होगा। तो आप कहोगे जैसे मैं इन 2 इक्वेशंस को जोड़ूंगा ये Fe2 कॉमन कट जाएगा, ये बचेगा Fe3 3 इलेक्ट्रॉन और Fe। तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ने से। तो जब आपसे कहता है कि यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को जोड़ने से बनेगा तो E0 क्या होगा, आप लिखोगे -0.44 प्लस 0.77 और ये वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 4 से 7 गया तो कितना 3, 4 से 7 गया तो कितना 3, तो 0.33 वोल्ट। रिजल्ट बन के आ गया हमारा कि 0.33 वोल्ट हमारा आंसर हो जाना चाहिए। बट द पॉइंट आउट इज व्हाट, कि जो आपने किया वो ये गलत है। भाई गलत क्यों? तो अगर मैं आपसे बात करूं तो वापस हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में 2 प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी, एक इंटेंसिव थी और एक एक्सटेंसिव थी। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें E0 सेल मेरी बेटे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, आप ऐसे लिख दो, ठीक है। वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका सिंपल सा मतलब आप ये बात बोल सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, यानी आप इन दोनों को ऐड करके कर लो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें? तो हमने कहा कि आपके पास आसान सा तरीका है कि अगर आपको ऐड ही करना है तो पहले इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व करो। तो फिर माइंड उठता है कि यार ये कैसे होगा, इंटेंसिव एक्सटेंसिव में कैसे जाएगा? तो जाता है। डेल्टा G0 जो सेल का होता है, या डेल्टा G आप बोलो, कोई बात है, वैसे ई सेल बोल दो, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब ये प्रॉपर्टीज अमाउंट डिपेंडिंग होती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब इन पे डिपेंड करता है।
तो अगर आप इंटेंसिव को एक्सटेंसिव में कन्वर्ट कर सकते हो तो डेल्टा जी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब बात उठती है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एक फॉर्मूला याद किया है हम लोगों ने पिछली क्लासेस में, डेल्टा जी इक्वल्स टू एन ई नॉट सेल इंटू एफ। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये मेथड तो रॉन्ग हो गया, अब जरा इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमने कहा ये एडिशन तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें। तो आसान सा तरीका है, चलो देखते हैं। इसका डेल्टा जी निकालते हैं, माइनस एन ई नॉट सेल इंटू एफ। ओके, डेल्टा जी एन की वैल्यू देखो 2 इलेक्ट्रॉन, यहां लिख देते हैं -2। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.44 माइनस 0.44 इंटू एफ को ऐसे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इक्वेशन देखते हैं, इसे भी डेल्टा जी में चेंज कर ले, ये फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, अब देखो इसके लिए n कितना है, 1 है, लिख देते हैं। ये वैल्यू कितनी है, प्लस में है, इंटू एफ। ओके, इसके लिए क्या है, इसके लिए ई नॉट पता लगाना है। अगर इसके लिए आपको ई नॉट पता लगाना है तो आप क्या करोगे, इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, वैसे से भी लिख दो, एन ई नॉट सेल इंटू एफ। यहां पे n कितना है, यहां 3 है, लिख दो 3। ई नॉट पता लगाना है इसका, f। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, हाँ जी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये किस में चेंज हो गए, एक्सटेंसिव में। ये कितना हो गया, प्लस 0.88 वोल्ट। ये कितना हो गया, माइनस 0.77 एफ। ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 0.11 एफ। इसे इक्वेट कर दो, कितने के बाद, 0.11 एफ के इक्वेट कर दिया। आप खुद देखो, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस में था, आपने ये लिख दिया। तो ई नॉट एफ से एफ कट गया, ई नॉट कितना आ गया, 0.11/3, और आगे माइनस लगा दिया। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, 0.0 3 बार जाएगा, 9 हो जाएगा, 20 बचेगा, 6 बार जाएगा, 18 हो जाएगा, तो 0.03 वोल्ट जो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए आइए, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेटे। 2 से 0, 2 से 1 और 1 से 0। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है कि हाउ टू कैलकुलेट दिस। बातें वही हैं। अभी मैं इस बात को आपके सामने कंफ्यूजन से भी निकालूंगा कि क्या कंफ्यूजन बनता है बच्चों के सामने। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाऊं तो आप सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है उसे लिख लीजिए, वैसे ही जैसे पहले किया था। 2 पॉजिटिव से कॉपर, इसका ई नॉट कितना है, 0.34 वोल्ट। ओके, 2 से 1, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu पॉजिटिव, इसका ई नॉट है 0.13 वोल्ट। और आपसे कह रहा है कि कॉपर 1 से मुझे कॉपर के लिए ई नॉट की वैल्यू बताइए। क्या इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ये तीसरा इक्वेशन बनाया जा सकता है, पहले ये तो समझ लीजिए। मुझे +1 चाहिए, तो यहाँ तो है ही नहीं, ये +1 है, तो मुझे इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को रिवर्स कर दूं तो +1 मिल जाएगा, इधर Cu चाहिए। क्लियर है बातें। और मैं Cu को अगर इधर लाऊंगा तो +2 कट भी जाएगा, तो इक्वेशन ऐसे लिख देता हूं मैं। क्या, अब मैंने इस इक्वेशन को चेंज करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, Cu 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Cu, ई नॉट तो वही रहेगा 0.34 वोल्ट। इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया आपने, कॉपर +1 फॉर्म Cu2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और ई नॉट अब इसका आप माइनस रिपोर्ट करोगे। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होगा, देखो कॉपर 2 से कॉपर 2 कट जाएगा, कॉपर +1 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा, एंड वी गेट द कॉपर, और इसका ई नॉट पता लगाना है। तो 2 हाफ इक्वेशंस हैं, तीसरे हाफ इक्वेशन का ई नॉट पता लगाना है, क्या करोगे। तो आपने कहा चलो सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सॉल्व करने के लिए हमने फिर वही इसे डेल्टा जी में कन्वर्ट करना होगा। डेल्टा जी इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू 2 होगी, तो आप लिखोगे -2, ई कितना होगा 0.34 इंटू एफ लिख दें। इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 1, ई की वैल्यू है -0.153 इंटू एफ। इसके लिए क्या होगा डेल्टा जी, इसके लिए डेल्टा जी होगा -1 ई नॉट इंटू एफ। क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, आप कहोगे हाँ जी डेल्टा जी के लिए पॉसिबल है। तो आपके सामने वैल्यू क्या आ गई, -0.68 एफ, ये प्लस हो गया,
0.153 f, और ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया माइनस ई नॉट एफ के। एफ तो कॉमन लेके काट दिया आपने, तो माइनस ई नॉट हमारे पास कितना आ गया, माइनस 0.680 लिख दूँ, 0.153, 0.527, और ये वैल्यू आपके सामने माइनस में आई, यहाँ भी माइनस था, ये कट गया, ई नॉट कितना आ गया, प्लस 0.527 वोल्ट। तो आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व आउट कर सकते थे इस तरीके से। अब आइए मैं इसी पे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसने आपके सामने ये क्वेश्चन रखा, Cu पॉजिटिव फॉर्म्स Cu2 पॉजिटिव प्लस Cu, और मैंने यहाँ लगाया 1 से 2, उसने कहा बताओ इसका ई नॉट सेल क्या होगा, और आपको गिवन क्या किया उसने गिवन किया आपको +2 से कॉपर वाली वैल्यू, और उसने आपको गिवन किया Cu पॉजिटिव से Cu की वैल्यू। +2 से प्लस वाली वैल्यू उसने आपको गिवन की 0.53 वोल्ट, और +1 से 0 वाली वैल्यू उसने आपको अभी निकाल दी मैंने, वो गिवन की आपको कितनी 0.527 वोल्ट। कब बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये जो सेल आपके सामने बनी हुई है, क्या ये कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है? बातों को ध्यान से सुनिएगा। तो आप कहोगे कि यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलने का मतलब होता है कोई ऐसा सेल जहां रेडॉक्स रिएक्शन बनता हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो आइए देखते हैं, क्या ऑक्सीडेशन दिख रहा है और रिडक्शन दिख रहा है? तो आप कहोगे कॉपर +1 से +2 में जा रहा है, ये उसका ऑक्सीडेशन है, और कॉपर +1 से 0 में भी जा रहा है, वो उसका रिडक्शन है। तो ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है। क्या बैलेंस इक्वेशन है? आप कहोगे 2 पॉजिटिव, हाँ जी सब बैलेंस फॉर्म है। तो जब आपको कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कोई रिडॉक्स इक्वेशन दिया जाता है, और वो हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों बन रहा हो, तो वहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो जो इक्वेशन के लिए आप फॉर्मूला लगाते हो वो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बात उठती है ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर लिया आपने, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई इस तरीके से कर लिया बेटे, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए एन वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी। मतलब आइए समझते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि मैं माइनस लगा रहा हूँ, और आप कहते हो अरे यार ये तो एक्सटेंसिव नहीं इंटेंसिव है, माइनस कैसे कर दिया? पूरा चैप्टर पीछे से यही होता हुआ आ रहा है। वो सभी सेल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, कैलकुलेट द ई नॉट सेल, कैलकुलेट द ई नॉट सेल, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आती है तो ये फॉर्मूला उस पर फिट बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है उसे समझ लो एक बार। उसको समझने के लिए मैंने कहा कि इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये कैसे फॉर्मूला सही है ये समझ रहा हूं मैं। आपने कहा कॉपर +1 से +2 जा रहा है, एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन में कॉपर +1 से कहाँ जा रहा है, कॉपर में जा रहा है, और ओवरऑल इक्वेशन क्या हो गया, 2 कॉपर प्लस से कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर बन रहा है। इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखोगे 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन एक एक कट गया, नीचे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आने का मतलब है इसके लिए n वैल्यू 1, इसके लिए n, इसके लिए 1। तो अगर मैं इसका डेल्टा जी लिखूं 1 से 2, ध्यान देखना, -1, अब यहाँ पे 1 से 2 में जा रहा है। 1 से 2 में जाने का मतलब क्या हो रहा है, आप कहोगे 1 से 2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपको 1 से 2 वाला रिडक्शन दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन के लिए ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, E0 +1 से +2, तो ये माइनस लिख सकता हूँ मैं। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहाँ क्या लिख दिया 0.153 और F लगा दिया। अंडरस्टैंड। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो आपने -1 लिखा, 1 से 0 वाला आपको दिया हुआ है 0.527, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इंटू F कर दिया। और इसके लिए n वैल्यू 1 है, तो आप लिखोगे -n, E0 सेल मुझे पता लगाना था, इंटू F। ये प्लस हो जाएगा 0.153, और ये क्या हो गया -0.527, F से F तो कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे बेटे, तो आपको क्या बातें समझ में आएंगी कि जो E0 सेल हमारे पास आया वो किसके बराबर आया।
अगर मैं इस माइनस को आगे ले जाऊं तो ये प्लस और ये माइनस, तो 527 प्लस माइनस 0.153, ये क्या है? हम क्या कर रहे थे? मैंने कहा कैथोड कौन है मेरा? कैथोड मेरा कौन है? मेरा कैथोड है +1 से 0 वाला। ये कितना है? 0.527। कैथोड रखो 0.527 रख दिया होता। माइनस एनोड कौन सा है? आपने कहा एनोड +1 से +2 वाला है, तो +1 से +2 वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल तो रखते हो इस फॉर्मूला में आप। तो अगर आप इसमें रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे तो ये रखोगे और ये वैल्यू माइनस में आ गई। इसका मतलब ये E0 सेल वही आया ना जो इस फॉर्मूला से आया। कहने का मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है ना बेटे, तो उस सेल के लिए सारे के सारे जो n वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब इन सब के लिए n फैक्टर क्या होगा? सेम। और अगर n फैक्टर सबके लिए सेम होगा, इसका मतलब आप इस क्वेश्चन का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम बना सकते हो। चलिए कुछ बातें जोड़ लेते हैं इसी टॉपिक में। प्रूफ दैट द टू हाफ रिएक्शंस हैविंग द पोटेंशियल E1 and E2 respectively which are combined to yield a third half reaction having a potential E3। तो अगर आपके पास मान लो दो इक्वेशन है, A से B बन रहा है मान लो और C से D बन रहा है, और उनके कंबाइंड होने से आपको एक इक्वेशन मिल जाता है। मान लीजिए B से D बन रहा है और आपसे कहता है कि A से D बन रहा है। इसमें N1 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ हो, इसमें N2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा हो और इसमें N3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा हो, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? इसका E1 बताया गया है तो आप क्या लिखोगे? -N E, यहाँ N1 हो गया, E1 हो गया, F हो गया। इसके लिए -N2 E2 F2 F। इसके लिए क्या लिखोगे? -N3 E3 F। इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो आप क्या कहोगे कि -N3 E3 F इक्वल टू व्हाट? -N1 E1 F -N2 E2 F। माइनस F कॉमन निकालो तो वो कट जाएगा सब में, तो बचेगा क्या बेटे? N3 E3 इक्वल्स टू व्हाट? N1 E1 प्लस N2 E2। और अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो आप क्या कहोगे कि हमारे पास E3 क्या आ जाएगा? N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन व्हाट? N3। और यही बात आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, एक दूसरा प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या इस क्वेश्चन के लिए भी वही डेल्टा जी का यूज होगा? तो देखो हाफ इक्वेशन पूछ रहा है ना, जब भी हाफ इक्वेशन पूछे डेल्टा जी का ही यूज होगा। और अगर रिडॉक्स इक्वेशन होता तो नहीं करते, तब आप डेल्टा जी भी कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी क्वेश्चन कर सकते हो। कंफ्यूजन से बाहर निकलने का आसान सा तरीका, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये टॉपिक। चलिए देखते हैं। OCl माइनस से Cl माइनस बन रहा है, इसमें कितने का चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, वो सब तो दिख ही नहीं रहा मुझे। तो आप बातों को समझोगे तो O का -2 होता है, Cl का x मान के बराबर -1 कर लो तो x बराबर आ जाएगा +1। यानी क्लोरीन +1 से -1 में जा रहा है, मतलब इसके लिए n वैल्यू कितनी है? 2 की वैल्यू है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है इसमें। दूसरी कंडीशन देखोगे तो क्या होगा? तो दूसरी कंडीशन में आप कह रहे हो क्या कि हाफ Cl2 से Cl माइनस बन रहा है, 0 से -1, n की वैल्यू 1 दिख रही है। जो इक्वेशन हमें बनाना है वो क्या है? वो है OCl माइनस से Cl2, हाफ Cl2। यहाँ पे Cl +1 से 0 में जा रहा है, इसके लिए भी n वैल्यू 1 है। क्या इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके ये इक्वेशन बन जाएगा? तो आप कहोगे नहीं, यहाँ तो Cl ऐड हो जाएंगे ना, मुझे तो Cl नेगेटिव चाहिए ही नहीं इक्वेशन में। तो क्या करें? पहले इक्वेशन को तो सच लिख दो। क्या लिख दूं? OCl माइनस फॉर्म Cl माइनस, यहाँ मिल गया आपको। दूसरे इक्वेशन को रिवर्स कर दो, Cl माइनस से क्या? हाफ Cl2। अब इसके लिए डेल्टा जी क्या लिखोगे? -n। n कितना है मैंने बताया अभी आपको, 2 लिखिए। E कितना है? OCl से Cl का दिया हुआ है ना आपको, 0.94 एग्जैक्ट लिख लीजिए इंटू F। इसके लिए डेल्टा जी क्या लिखोगे? माइनस, इसके लिए क्या बताया गया? N1। Cl2 से Cl का प्लस दिया हुआ है, लेकिन आपने इक्वेशन को चेंज करके Cl माइनस से Cl2 बना दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इस वैल्यू को भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो -1.36 इंटू F लिख दो। जो नेट इक्वेशन बनेगा वो क्या आएगा? OCl माइनस से क्या? हाफ Cl2। यहाँ पे n फैक्टर 2 था, यहाँ n1 था, और यहाँ भी n क्या है? 1। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा? -1 E इंटू F। ओके, आप क्या कर सकते हो देखो, 2, 4, 8, 9, 9, 18।
तो 1.88 माइनस में, ये प्लस 1.36, 8 से 6 गया 2, 8 से 3 गया 5, ये बचा नहीं, माइनस में आ गया, माइनस 0.52। इसे इक्वेट कर दो, आगे f तो होगा इनके साथ, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर माइनस ई एफ इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 0.52f, f से f तो कटेगा ही कटेगा, माइनस से माइनस कट गया, e कितना आ गया 0.52 वोल्ट, एंड दैट इज़ द आंसर। तो ये वो टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है बेटे, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम लगाइए, इसे सॉल्व कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।